नमस्कार साथियों, मैं जीवराज जाट अमृतवाणी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार आपने लगातार देखा है कि अपन सीएटी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी 4 लेसन जो है हमने आपके YouTube चैनल पे डाल दिए हैं। उन 4 लेसन्स को अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो आपका एक पूरा टॉपिक जो कॉमन टॉपिक है, जो सभी एग्जाम में आता है, वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। उसको आप अपने YouTube चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। चारों लेसन उसके ऊपर लगाए हुए हैं। इसका आप अपने मित्रों तक और भी जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इनको जो है शेयर करें वीडियो को, और उनसे भी कहें कि सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो है नया नया कंटेंट मिल सके। अब जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं ये भी एक कॉमन टॉपिक है। सीएटी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये है राजस्थान के प्रमुख राजवंश। अब सीएटी जो है 12th लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की, उसके अंदर राजस्थान के राजवंश का महत्वपूर्ण जो राजवंश है उसकी सारे राजवंशों की भूमिका है। जबकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो थर्ड ग्रेड जो एग्जाम है उसके अंदर राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में सेलेक्टेड टॉपिक दिए गए, जैसे चौहान भी है उनमें, जैसे मेवाड़ से संबंधित भी है, जैसे मारवाड़ से संबंधित भी है। तो वो सारे जो टॉपिक है वो इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत अपने आ जाएंगे। इसलिए सेकंड ग्रेड के हिसाब से, फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से, थर्ड ग्रेड के हिसाब से जो है ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। राजस्थान के प्रमुख राजवंश पार्ट 1 इसका पहला लेसन है। आप आराम से इसको देखिएगा, पढ़िएगा और अपने साथियों तक भी इसको पहुंचाइएगा। ये बहुत शानदार कंटेंट आपके सामने रहने वाला है। तो मित्रों, अपन इसको शुरुआत करते हैं। आप सब तैयार हो जाइए इसके लिए। जिस प्रकार से आप ये इस पे देख रहे होगे पूरा संपूर्ण राजस्थान किस प्रकार से अपना सिस्टम है, सारे राजवंशों को अपन आराम से पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1 में देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन गोयल वंश। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन गोयल वंश, और इस वंश के अंदर जो मैंने अभी जो आप लोगों के सामने जो फोटो लगाई है वो फोटो है महाराणा प्रताप की। आप खुद जानते हो कि गोयल राजवंश या सिसोदिया राजवंश बिना महाराणा प्रताप का जिक्र करे कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसे महान प्रतापी शासक हुए हैं जिन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है मेवाड़ साम्राज्य में, और इसके साथ ही उन्होंने कभी अधीनता स्वीकार न करने की एक परंपरा जो स्थापित की थी मेवाड़ में, उसको राजस्थान एकीकरण तक महाराजा भोपाल सिंह जी ने निभाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन इस गोयल वंश के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिएगा उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और इनके आसपास का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ कहलाता था। याद रखिएगा, मेवाड़ जो साम्राज्य था उसमें उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, इनके आसपास का जो पूरा क्षेत्र था वो मेवाड़ कहलाता था। मेवाड़ में मुख्य रूप से गोयल वंश का शासन रहा था। इस वंश का आदि पुरुष, बस यही से एक चीज आपको अच्छे से नोटिस करनी है, यही से आपको एक चीज नोटिस करनी है कि आदि पुरुष, सभी राजवंशों के आदि पुरुष आपको याद होने चाहिए, क्योंकि सभी राजवंशों के आदि पुरुष को अपन कंपेयर करते हुए चलेंगे। आपने जो पिछले, अगर आपने 4 वीडियो मेरे देखे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के, तो आपको पता चल जाएगा कि निश्चित रूप से अपन एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हुए अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है सारी चीजें आपको बहुत इजीली याद हो जाएगी। आदि पुरुष, आदि पुरुष का मतलब होता है कि उस राजवंश की नींव रखने वाला शासक कौन था। तो अभी जो गोयल वंश था मेवाड़ का, उसका जो आदि पुरुष था वो गोयल
या गुवादित्य था। गुहिल या गुवादित्य था, ये प्रथम शासक था जिसने इस वंश की स्थापना की और इसी के नाम पर इस राजवंश का नाम गुहिल पड़ा, जो मेवाड़ में राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश है, प्रतापी राजवंश, और इसकी छवि प्रतिष्ठा सभी राजवंशों से बिल्कुल अलग है। अबुल फजल, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, अबुल फजल को आप जाने गए होंगे, ये अकबर का जो है दरबारी कवि था। अबुल फजल जो महाराणा प्रताप के समकालीन था, याद रखिएगा महाराणा प्रताप के समकालीन था, इतिहासकार भी था, इतिहासकार था, दरबारी था अकबर का। इन्हें जो है किसको, इस गुइल को या गुवादित्य को, ये ईरान के शासक थे नौसेका, उससे संबंधित मानते हैं। देखो इतिहास में एक बहुत बड़ी विडंबना आप देखोगे, अगर आप बहुत विस्तार से पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारी ये चीज देखने को मिलेगी कि जहां कहीं भी आप देखोगे इतिहास में, जो शासक जिस प्रकार के राजा के दरबार में रहता था या जिस धर्म को मानता था, तो वो भारतीय राजवंशों की कल्पना भी उससे मिलती जुलती की उन्होंने। जैसे देखो अबुल फजल कहता था, जबकि भारतीय इतिहासकार मानते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो है महर्षि वशिष्ठ के जो यज्ञ था उससे 4 प्रकार के जो है राजवंशों की नींव हुई राजस्थान में। परंतु यहां देखिए अबुल फजल का अलग ही मत था। अबुल फजल कहता था कि नहीं, ये गुइल या गुवादित्य जो है ना, वो यहाँ का तो नहीं था, ये ईरान का एक शासक था नौसेका, उससे संबंधित है भाई, मैं नहीं मानता भारतीय। कौन कह रहा है? ये अबुल फजल कह रहा है। आगे चलिए, कर्नल जेम्स टोड, आपको पता होगा कर्नल जेम्स टोड जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, जब भारत पे अंग्रेजों का राज था उस समय ये भारत में रहा, और इसने तो राजस्थान पे बहुत अधिक जो है रिसर्च किया, अनुसंधान किया, और ये कर्नल जेम्स टोड है जिसने राजस्थान नाम भी दिया अपने राज्य को, नहीं तो राजपुताना हुआ करता था ये। इसका नाम राजपुताना भी इसलिए था क्योंकि यह राजाओं का साम्राज्य था। राजस्थान के किसी भी कोने में जाइए, सब जगह जो है सब बड़े बड़े प्रतापी शासक मिले थे, इसलिए इसको राजपुताना कहते थे। और कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले इसको राजस्थान का नाम दिया था रायथान, यानी राजाओं के रहने का स्थान, तो वो था। तो अबुल फजल तो क्या मानता था कि ये ईरान के है भाई, मेवाड़ के जो ये आदि पुरुष जो इनके गोयलों के थे, गुवादित्य मेवाड़ के है। लेकिन कर्नल जेम्स टोड मानता था कि नहीं, ये वल्लभी के शासकों से संबंधित है। नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा इन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। गोपीनाथ शर्मा खुद भी ब्राह्मण थे, तो वो कहते थे कि नहीं, मेवाड़ के जो शासक है वो जो गुवादित्य थे वो भी ब्राह्मण थे, और ये पूरा वंश जो है ये ब्राह्मणों की देन है, या ब्राह्मण से उत्पन्न हुए मानते हैं। आगे देखिए, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनके अनुसार गुवादित्य का शासन 566 ईस्वी के लगभग रहा। तो यहां से एक चीज आप क्लियर याद कर लेना, इस अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसमें से 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण, एक तो मेवाड़ राजवंश जिसको आप कह सकते हो गुहिल राजवंश, या कह सकते हो सिसोदिया राजवंश, इसका आदि पुरुष कौन था? तो आदि पुरुष बोलोगे तो गुवादित्य। प्रश्न नंबर 1 ये तैयार करना है। प्रश्न नंबर 2 कि मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना या मेवाड़ में गुइल राजवंश की नींव कब पड़ी? तो वो याद रखना 566 ईस्वी में। और ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा हीराचंद ओझा मानते हैं। हीराचंद ओझा कहते हैं कि जो गुइलों का राजवंश था मेवाड़ में, वो 566 के लगभग जो है
स्थापित हुआ। अब देखिए 566 के बाद जब राजवंश स्थापित हो गया गुइलों का, अभी गुइलों का राजवंश नींव डली है राजवंश की। अभी वो चित्तौड़ नहीं आए, अभी वो उदयपुर नहीं आए, केवल गुआदित्य ने एक मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी 566 में। ये याद रखना, वो उनके आदि पुरुष थे। उसके बाद ठीक 200 पौने 200 साल बाद एक महाप्रतापी शासक आता है मेवाड़ साम्राज्य में, बप्पा रावल। सबसे पहले तो बप्पा रावल का समय आप लोगों को याद रखना है। 734 में इसका शासन स्थापित हुआ और 753 तक इसका शासन रहा। राज प्रशस्ति के अनुसार, आ जाइए राज प्रशस्ति पे, इस राज प्रशस्ति को यही क्लियर करिएगा। राज प्रशस्ति की जो राज प्रशस्ति है उसको महाराणा राज सिंह जी ने 1676 में रण छोड़ बट तेलंग के द्वारा राजसमंद झील जिस समय निर्माण हुई थी उसी समय इस प्रशस्ति को लिखवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, दो चीजें 3-4 चीजें पूछी जाएगी राज प्रशस्ति से, जो अभी क्लियर कर लीजिएगा आप। पहली चीज कि राज प्रशस्ति की रचना किसने की, तो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। राज प्रशस्ति की रचना किसने करवाई, महाराणा राज सिंह जी ने। कब करवाई, 1676 में। क्या किया गया था कि इस राज प्रशस्ति में, जो एक प्रशस्ति का मतलब होता है किसी राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख, किसी भी राजा की प्रशंसा में अगर लेख लिखा जाता है तो उसको कहते हैं प्रशस्ति। और ये राज प्रशस्ति महाराणा राज सिंह जी की शासन काल में रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा 1676 में लिखा गया संस्कृत भाषा में था। ये राज प्रशस्ति किस भाषा में थी, ये संस्कृत भाषा में थी। एक चीज याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, राज प्रशस्ति को जब रणछोड़ दास भट्ट तेलंग ने लिखी तो फिर 1687 में, याद रखना 1687 में जय सिंह ने इसे राजसमंद झील की जो पाल है, जिसे नौ चौकी की पाल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नौ चौकी की पाल। आपसे पूछ ले, नौ चौकी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। नौ चौकी बांध कहां स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, राजसमंद में। राजसमंद जो झील है जिसका निर्माण भी महाराणा राज सिंह जी ने करवाया था, आपको याद आ रहा होगा, कुछ आया, अरे याद आया आपको। गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह जी ने। वही राजसमंद झील की जो पाल है जिसे नौ चौकी की पाल कहा जाता है, और उस नौ चौकी की पाल के ऊपर 25 शिलालेखों पर, पहले शिलाओं पर नहीं लिखी गई, याद रखना, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने राज प्रशस्ति लिखी संस्कृत भाषा में।
फिर 1687 में महाराणा जयसिंह ने उसको नौ चौकी की पाल पर 25 बड़ी बड़ी शिला पत्थर काले रंग के, रंग भी याद रखना आप, ये नहीं कि रंग याद नहीं रखो, काले रंग के पत्थर थे, काले रंग के 25 बड़े पत्थरों पर जो है इस राज प्रशस्ति को अंकित करवा दिया, याद रखना आप। फिर से देखिएगा, राज प्रशस्ति पर चल रहे अपन, संस्कृत भाषा में लिखी, किसकी प्रशंसा में लिखी? राज प्रशस्ति महाराणा राज सिंह की प्रशंसा में लिखी। किसने लिखी? रणछोड़ दास भट्ट तेलंग ने लिखी। कब लिखी? 1676 में लिखी। महाराणा जयसिंह ने फिर इसको शिलाओं पर अंकित करवाया। कहां करवाया? कि सर राजसमंद झील की जो पाल है, जिसे अपन नौ चौकी की पाल कहते हैं, उसी पाल के ऊपर जो काले काले रंग की 25 बड़ी जो शिलाएं थी उसके ऊपर करवाया। इसके अंदर ध्यान रखना 24 अध्याय है इसके। कितने अध्याय? 24। 1106 श्लोक है इसमें। किसमें? राज प्रशस्ति में। राज प्रशस्ति का काम क्लियर यही। जब अपना आगे जाके पढ़ेंगे साहित्य तो उसमें फिर से राज प्रशस्ति आएगी तो आपको तुरंत सारी चीजें याद आ जानी चाहिए कि हाँ हमें पता है, पूरा पता है। राज प्रशस्ति 25 शिलाओं पर लिखा हुआ, 25 काले रंग की शिलाओं पे लिखा हुआ एक संस्कृत लेख है जो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा है। अब उसमें वर्णन कहां से मिलता? देखिए, उस राज प्रश्न पूछा जा सकता है, राज प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर, ये बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक का उसमें वर्णन है। ये चीज आपको याद रखना। एक चीज और याद रखना आप लोग कि 24 अध्याय और 25 शिला, 24 अध्याय और 25 शिला, 24 अध्याय और 25 शिला, मतलब पहला जो अध्याय है वो 2 शिलाओं पर है, बाकी सभी अध्याय एक एक शिला पर है। 25 काले रंग की शिला, 24 अध्याय, 1106 श्लोक है उसमें। ये आपको याद रखना। वर्णन कहां से? बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक का वर्णन किया गया। किसमें? राज प्रशस्ति में। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो भाई बता दीजिए आप लोगों को, राज प्रशस्ति तो क्लियर हो गई ना। बस अब राज प्रशस्ति को लेकर इन फ्यूचर कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। राज प्रशस्ति का कोई भी प्रश्न कभी भी पूछे, आपको उसका सटाक आंसर देना है, याद रखना आप लोग। तो राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने 734 में मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। अभी केवल चित्तौड़ पर अधिकार किया है। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि बप्पा रावल से पहले चित्तौड़ पर किस राजवंश का जो है शासन था? तो वो मौर्य शासन था। मान मौर्य को हरा दिया और इस चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इसके बाद बप्पा रावल ने अपनी राजधानी बनाई नागदा। याद रखना, बप्पा रावल के समय मेवाड़ राजवंश की राजधानी कहां थी? नागदा में थी। अभी मैं आपको एक और समझा दूं बात कि रावल उस समय मेवाड़ के शासकों की उपाधि हुआ करती थी। रावल, बप्पा और रावल दोनों ही उपाधियां थी। रावल जो 1303 तक रावल ही चली,
1303 तक रावल उपाधि चली थी, तो बप्पा रावल उपाधि थी। तो मूल नाम क्या था? कालभोज। बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध हो गई है, लेकिन इनका मूल नाम अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कि मूल नाम इनका कालभोज था। बप्पा रावल इनकी उपाधि थी। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? नागदा बनाई। कहाँ बनाई? नागदा बनाई। और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, किसको हराकर? मान मोरी को हराकर। ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट सभी लाइनें हैं, लेकिन इसको आप बहुत अच्छे से और इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में, यहां जिला उदयपुर, कैलाशपुरी जगह का नाम में एकलिंग जी, जिसको कहते हैं लकुलिस भगवान के मंदिर का निर्माण करवाया। ये अभी भी प्रसिद्ध है। अभी भी आपको जब अपन मंदिरों में चलेंगे तो अपन पढ़ेंगे कि कैलाशपुरी में किसका मंदिर प्रसिद्ध है? एकलिंग भगवान का। किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, क्योंकि लकुलिस भगवान को ही मानते हैं नाथ लोग, और लकुलिस भगवान का ही मंदिर कैलाशपुरी में किसने बनवाया? बप्पा रावल ने। और उस दिन से आज तक मेवाड़ के राजवंश में जो महाराज हुआ करते हैं वो एक लिंग जी होते हैं, और जितने भी शासक जो थे वो अपने आप को एकलिंग भगवान के दीवान मानते हैं। आप कभी भी मेवाड़ के किसी भी शासक के बारे में पढ़ लीजिएगा, या वर्तमान में भी मेवाड़ में जो राजघराना है उसके अब अगर किसी भी बना से अगर आप जाके पूछोगे तो वो शासक मानते ही नहीं अपने आप को। वो कहते हैं कि हमारे मेवाड़ के शासक तो एकलिंग भगवान है, और तो हम क्या है? हम उनके दीवान है। मेवाड़ में शासक अपने मुख्य गद्दी पे कभी नहीं बैठते थे, उस पे वो एकलिंग भगवान का मान के छोड़ते थे, और वो अपनी अन्य गद्दी रखते थे जिसके ऊपर वो बैठकर अपने दीवान के रूप में कार्य करते थे। तो फिर से याद रखना, कैलाशपुरी में एकलिंग भगवान का मंदिर किसने बनवाया? बप्पा रावल ने। उस एकलिंग भगवान के मंदिर को क्या कहा जाता है? लकुलिस भगवान का मंदिर। लकुलिस किसके आराध्य देव है? नाथों के आराध्य देव है, याद रखना। देखिए, एकलिंग भगवान गुइल वंश के कुल देवता है, भूलना नहीं है। आज अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, आपसे सामान्य यही प्रश्न पूछा जाएगा कि या तो कि मेवाड़ राजवंश के आदि पुरुष कौन है, आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि जी सर गुइल या गुवादत्ते है सर। उन्होंने ही सबसे पहले 566 में मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना करी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसका शुरुआती प्रतापी शासक बप्पा रावल है सर, जिसका मूल नाम कालभोज था। बप्पा रावल उपाधि थी उसकी, और उन्होंने जो है 734 में चित्तौड़गढ़ को जीत लिया। किससे जीता भाई? चित्तौड़गढ़ जीता उन्होंने मानमोरी से। और उसके बाद अपनी राजधानी क्या चित्तौड़ को बनाई क्या? नहीं, बप्पा रावल ने राजधानी चित्तौड़ नहीं बनाई, नागदा को राजधानी बनाई थी। और ये बात अपने को कहां पता चल रही है? चल सीधा पूछा जाएगा कि बप्पा रावल का समस्त वर्णन अब कहां से प्राप्त होता है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि जी सर, बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह का तक का जो अगर वर्णन कहीं मिलता है तो वो सर राज प्रशस्ति से मिलता है। राज प्रशस्ति कौन सी? सर राज प्रशस्ति वही जो महाराणा राज सिंह जी द्वारा लिखवाई गई। किससे लिखवाई? रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखवाई गई। अच्छा, किस भाषा में लिखी राज प्रशस्ति? सर संस्कृत भाषा में लिखी। अच्छा, उसमें वो कहाँ लिखी हुई थी? तो वो बाद में उसको राजसमंद जो झील है उसकी जो पाल है, जिसको अपन नौ चौकी पाल कहते हैं, उसकी उस नौ चौकी पाल पर 25 शिलाएं हैं काले रंग की, उसके ऊपर लिखवा दी उन्होंने। राज प्रशस्ति में 24 अध्याय थे और 1106
श्लोक थे। उसी से हमें पता चलता है कि बप्पा रावल बहुत प्रतापी शासक था। 734 में शासन स्थापित किया उन्होंने और नागदा को अपनी राजधानी बनाई और कैलाशपुरी में एकलिंग भगवान का मंदिर बनवाया जो लकुलिस भगवान का है। इसके अलावा उसी समय बप्पा रावल ने तय कर दिया था कि मेवाड़ का असली शासक जो है वो तो एकलिंग भगवान ही रहेंगे, हम सब तो उसके दीवान है। आगे आइए, तो गोइल वंश का कुल देवता की बात करेंगे तो एकलिंग भगवान। अच्छा, आपको कभी परीक्षा में एकलिंग भगवान की जगह अगर लकुलिस भगवान का नाम दे दे तो भी आपको डरना नहीं है, आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि बिल्कुल सही है। कैलाशपुरी में जो एकलिंग भगवान का मंदिर है वही लकुलिस का मंदिर है। और आपको ये भी पूछ ले कि नाथों के आराध्य देव, तो आपको पता होना चाहिए कि लकुलिस भगवान नाथों के भी आराध्य देव थे। अब देखिए आगे, ओझा जी के अनुसार बप्पा रावल को काल भोज के नाम से भी जाना जाता था और वास्तविक नाम यही था, काल भोजी। बप्पा रावल उपाधि है। रावल काल बप्पा रावल जो काल भोज के समय से रहकर रावल रावल रतन सिंह तक यानी 1303 तक ये उपाधि चलती आई है मेवाड़ के राजाओं के साथ। तो आपको याद होना चाहिए बप्पा रावल का असली नाम काल भोज। काल भोज ने बप्पा रावल की उपाधि धारण की थी जो अंत में 1303 तक चलती आई। देखिएगा आगे, देखिएगा बप्पा रावल ने विदेशी आक्रांताओं को सिंध प्रांत तक खदेड़ दिया और इस कारण सीवी वैद्य इतिहासकार है अपने ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। बस यहां भी आप स्टार लगा के याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न तो सीएटी के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि मेवाड़ के किस महाराज या महाराणा या राजा को चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी गई, वो बप्पा रावल को। ये चार्ल्स मार्टेल जो है ना एक फ्रांसीसी सेनापति था। जब सबसे पहले फ्रांस में यूरोप में मुसलमानों का आगमन हुआ तो यही एक सेनापति था चार्ल्स मार्टेल जिसने उनको परास्त कर दिया था। और इस समय भी ऐसी कंडीशन बनी, मेवाड़ के अंदर विदेशी आक्रांता का मतलब मुस्लिम शासक जो है वो पहुंचे, लेकिन बप्पा रावल ने उनको ऐसा पछाड़ा युद्ध में कि उसको सिंध प्रांत तक आगे तक खदेड़ के आए। इसलिए बप्पा रावल को क्या कहा गया, चार्ल्स मार्टेल। ऐसे भी आ सकता है भारत का चार्ल्स मार्टेल किसे कहा जाता है, तो भारत का चार्ल्स मार्टेल भी बप्पा रावल। चार्ल्स मार्टेल की उपाधि किसे मिली, तो बप्पा रावल। नागदा को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाई, तो बप्पा रावल। बप्पा रावल का असली नाम काल भोज। बप्पा रावल ने मेवाड़ साम्राज्य में चित्तौड़ किससे छीना, तो मानमोरी से छीना। कैलाशपुरी में एकलिंग भगवान का मंदिर, तो बप्पा रावल। अब आ जाइएगा जेत्तर सिंह। जैसा नाम वैसे शासक है ये जेत्तर सिंह। 1213 से 1253। देखिए सबसे पहले गुआदित्य पड़ा 566 और फिर बप्पा रावल पड़ा 734। इसके बीच में मेवाड़ साम्राज्य में कई शासक रहे, लेकिन वो बहुत बलशाली नहीं थे, प्रतापी थे नहीं था। उन्होंने 200 साल पौने 200 साल जैसे तैसे शासन कर लिया, लेकिन बप्पा रावल आते ही मेवाड़ साम्राज्य का जो है उद्भव हुआ। मेवाड़ साम्राज्य जो प्रसिद्ध हो गया और वो तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन उसके बाद 1213 तक, 734 से 1213 तक लगभग वही 500-600 साल फिर मेवाड़ साम्राज्य आराम से चलता रहा। उसमें कोई बड़े शासक हुए नहीं जिनका इतिहास में कोई जिक्र हो, लेकिन जेत्तर सिंह का जिक्र आता है। इस बीच बप्पा रावल से जेत्तर सिंह के आने तक ये गोहिलों से जो है चित्तौड़ परमारों ने छीन लिया था, परमारों के पास चला गया था।
आपको पता है राष्ट्रकूट, परमार, ये गुइल, चौहान, ये सब राजवंश जो है राजस्थान के प्रसिद्ध राजवंश रहे हैं। तो जेतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़गढ़ छीनकर अपनी राजधानी बनाया, और यही प्रश्न अभी मिला आपको, शायद एलडीसी में मिला होगा या सेकंड ग्रेड में मिला होगा, कि चित्तौड़ को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाई, किसने बनाया? तो वो जेतर सिंह ने बनाया। जेतर सिंह ने 1213 में परमारों के हाथ में गए हुए चित्तौड़ को फिर से जीता और अपनी राजधानी बनाई। इस लाइन को आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन 1227। अब आप लोगों को पता है कि जिन्होंने हाल ही में जो एग्जाम दिया है, एसआई का दिया है, एलडीसी का दिया है, अभी पिछले संडे को आप लोगों ने जो है महिला पर्यवेक्षक का दिया होगा और सेकंड ग्रेड का दिया है। पूरे पेपर में एक प्रश्न लगातार युद्धों को लेकर पूछा जा रहा है। सेकंड ग्रेड में भी युद्धों से लेकर प्रश्न पूछा गया, उससे पहले एसआई में एक प्रश्न पूछा गया। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई है कि 1227 में सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को भूताला के युद्ध में जेतर सिंह ने परास्त किया। तो पहली बात तो भूताला का युद्ध कब हुआ? भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227। किस किस के मध्य हुआ? इल्तुतमिश, गुलाम वंश का था ये, इल्तुतमिश और जेतर सिंह के बीच। अभी से याद करना है, भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 में। कब हुआ? 1227। कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। किसके मध्य हुआ? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन से वंश का था? गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने भी कोशिश की कि मेवाड़ को जीता जाए, लेकिन जेतर सिंह ने उस भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को बुरी तरीके से परास्त कर दिया। तो मेवाड़ एन केन प्रकारेण 1303 तक कभी भी जो है विदेशी आक्रांताओं के हाथ में नहीं आया, ये क्लियर है। बप्पा रावल अपन पढ़ के आए हैं अभी। बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेली इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय बप्पा रावल ने भी विदेशी आक्रांताओं को बहुत बुरी तरीके से परास्त किया और सिंध प्रांत तक खदेड़ दिया था। जेतर सिंह की बात करें 1227 में, तो इल्तुतमिश फिर से गुलाम वंश ने प्रयास किया कि मेवाड़ जीता जाए, लेकिन क्या मेवाड़ को जीत पाए? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि जेतर सिंह जैसा सूरवीर शासक ने इल्तुतमिश को भूताला के युद्ध में बहुत बुरी तरीके से परास्त कर दिया। तो इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखना। भूताला का युद्ध कब? 1227। कब? 1227। किसके मध्य भाई? जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। इस युद्ध का वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलता है। अब आप लोगों को अच्छे से पता है, आपके सभी परीक्षाओं में जो टॉपिक है उसमें साहित्य भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साहित्य में एक ग्रंथ का नाम तो आपसे पूछा ही जा रहा है। चल एक नहीं, आजकल के जो पेपर आ रहे हैं उसमें आपको मिलान करवा रहे हैं। 4 लेकर 4 उनके ग्रंथ सुमेलित कीजिएगा, तो अपन कंटेंट के साथ में ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे। अभी अपने युद्ध नहीं पढ़ रहे, लेकिन युद्ध आ गया अपने बीच में, इल्तुतमिश और जेतर सिंह का, 1227 भूताला का हमने याद कर लिया। साहित्य के 2 टॉपिक आ गए, एक राज प्रशस्ति आ गई, हमने याद कर लिया, क्लियर कट। भाई जिस दिन साहित्य पढ़ेंगे उस दिन तो पढ़ेंगे, लेकिन अगर आज राज प्रशस्ति आई है तो हम पढ़ेंगे उसको। तो पहले राज प्रशस्ति पे फिर से चर्चा कर लो। राज प्रशस्ति किसने लिखी बताइए जरा? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। लिखवाई किसने? महाराणा राज सिंह ने। कब लिखी? 1676 में। अंकित कब करवाया पत्रों पे? 1687 में। किसने? महाराणा जय सिंह ने। कितनी शिलाओं पर लिखी गई? 25 शिलाएं। कैसे कलर की थी भाई? काले कलर की। अच्छा, शिलाएं है कहां? शिलाएं है राजसमंद झील की जो 9 चौकी पाल है उसके ऊपर। इसके बाद साहित्य का एक और प्रश्न देखिए, हमीर मदमर्दन किसका ग्रंथ है? जयसिंह सूरी का। भाई हमें पता है जयसिंह सूरी का, क्योंकि हमने पढ़ा है इसको। ये रहा जयसिंह सूरी। जयसिंह सूरी ने
ये ग्रंथ लिखा था हमीर मदमर्दन, और इसी हमीर मदमर्दन में एक लाइन लिखी हुई है कि जेतर सिंह ने 1227 में इल्तुतमिश की सेना को भूताला के युद्ध में बहुत बुरी तरीके से परास्त कर दिया। चलो आगे पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आगे। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने गुलाम वंश के समकालीन, देखो इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था, दिल्ली का बादशाह था, लेकिन जेतर सिंह उससे हारा नहीं बल्कि उसको हरा दिया। तो गुलाम वंश के समकालीन जेतर सिंह मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक था। समकालीन यानी जिस समय दिल्ली में, अलग अलग पूछा जाएगा और अलग अलग अपन याद भी रखेंगे, अपन इस हर प्रकार से याद रखेंगे। जब राणा सांगा मेवाड़ में प्रतापी शासक था तो राणा सांगा बाबर के समकालीन था। महाराणा प्रताप जब मेवाड़ में प्रतापी शासक था अकबर के समकालीन था। जेतर सिंह जब भारत मेवाड़ में प्रतापी शासक था तो इल्तुतमिश यानी गुलाम वंश के समकालीन था। ये लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है कि जब गुलाम वंश दिल्ली में, आपसे भी पूछ ले कि दिल्ली में जब गुलाम वंश का शासन था तो मेवाड़ में किस जो शासक था उसका राजवंश था और कौन प्रतापी शासक था, तो आपको पता होना चाहिए, वो था जेतर सिंह। रावल रतन सिंह, देखिए रावल रतन सिंह, इस रावल रतन सिंह वाले तो सेकंड ग्रेड में रट लीजिएगा, क्योंकि अब गुलाम वंश नहीं है, खिलजी वंश यानी सल्तनत काल दिल्ली में। और सेकंड ग्रेड में सिलेबस में एक टॉपिक साफ साफ लिखा हुआ है कि सल्तनत काल का राजस्थान से संबंध। और सल्तनत काल में आपको पता है जो प्रमुख दिल्ली का बादशाह था वो अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी कैसा शासक था आप सबने पढ़ा होगा, बहुत निर्दयी शासक था। और उसके 4 आक्रमण जो राजस्थान में हुए उसने पूरे राजस्थान के राजवंशों में हलचल मचा दी। 4 कौन से भाई? शुरुआत करता है रणथंबोर से, फिर आता है चित्तौड़ की तरफ, फिर जाता है वो सिवाना, और फिर जाता है वो जालोर। ये चारों, और ये चारों ही अभी अपन पढ़ेंगे। और सेकंड ग्रेड के लिए हो सकता है कि अभी हाल ही में जो सेकंड ग्रेड के पेपर हुए उसमें हो सकता है कि पेपर बनाने वाले से शायद ये लाइन पूरी टॉपिक मिस हो गया, एक भी पर्सन उन्होंने इससे नहीं लिया। लेकिन इससे पहले जितने भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए हैं उसमें यहां से प्रश्न बना ही बना है। तो आप रावल रतन सिंह को बहुत अच्छे से पढ़ लो भाई। मैंने पहले ही बोला था रावल उपाधि का अंतिम शासक 1302 से 1303, शासन कितने साल रहा? 1 साल। लेकिन 1 साल में रावल रतन सिंह भारत का प्रसिद्ध सम्राट बना। कैसे बना ये थोड़ा समझिएगा। रावल उपाधि वाला अंतिम शासक, इसके बाद रावल उपाधि नहीं मिलेगी किसी भी मेवाड़ के राजा के साथ। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले आपको समझना है, हालांकि आगे के राजवंशों में वो बात क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को यह समझना है कि इस चित्तौड़ आक्रमण से पहले अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर आक्रमण कर चुका था। और रणथंबोर आक्रमण जब उन्होंने किया तो रणथंबोर में उनको सफलता मिल गई थी। सफलता मिलने के कारण वो उत्साहित होकर मेवाड़ की तरफ बढ़ रहा है। हाल ही में जो आपने सेकंड ग्रेड दिया है, अंतिम ग्रुप जो था शायद साइंस वाला ग्रुप, या उसमें साइंस वाला जो ग्रुप था 16 तारीख को जो पेपर था उसमें बहुत शानदार प्रश्न, उसमें अलाउद्दीन खिलजी को लेकर नहीं पूछा, लेकिन प्रश्न पूछा सल्तनत काल से। क्या पूछा? पहला कि निम्न में से जलालुद्दीन खिलजी ने किन 2 जगह पर आक्रमण नहीं किए? एक तो ये प्रश्न था, बहुत सिंपल सा प्रश्न था। और एक था कि रणथंबोर आक्रमण के समय रणथंबोर की कौन सी महारानी ने जोर किया?
रंग देवी ने जोर किया था। बहुत सिंपल प्रश्न था। तो प्रश्न तो बनते और ऐसे कंटेंट से ही बनते। तो आप इस पे आ जाइएगा 1303 रणथंभौर में कब 1301 और वहां से जीतकर उत्साहित होकर मेवाड़ की तरफ आ रहा अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को बिल्कुल भी ऐसा अंदेशा नहीं था कि मेवाड़ में बड़े शूरवीरों से पाला पड़ जाएगा। जिस प्रकार वो रणथंभौर बहुत आसानी से घेरा डालकर 17-18 महीने घेरा डालकर वहां के सेनापतियों को अपनी तरफ मिलाकर जिस प्रकार से उन्होंने जो रणथंभौर पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे, जिस प्रकार से रणथंभौर जीता तो उसने सोचा कि शायद चित्तौड़ में भी मेवाड़ में भी अपन चलेंगे तो वहां के जो सेनापति है उनसे अपन साठगांठ कर लेंगे, उनसे अपन मुलाकात करके उनको लालच देके अपनी तरफ मिला के आसानी से चित्तौड़ जीत लेंगे। लेकिन उसको पता नहीं था कि ये कि बप्पा रावल की धरती है, यहाँ मिलने वाला काम नहीं होता, यहाँ बलिदान का काम होता है। और ऐसा ही बलिदान यहाँ उसको देखने को मिला। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ आता है? चित्तौड़ आता है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस युद्ध का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ, देखो एक और ग्रंथ आ गया, पद्मावत 1540, पद्मावत 1540 में मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत 1540, और वो पद्मावत ग्रंथ जो है वो पूरी रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी पर आधारित है। अभी अपन क्या पढ़ के आए हैं? पहले हमीर मदमर्दन किसका था भाई, जरा बताओ? जयसिंह सूरी का। और उसमें क्या वर्णन था? उसमें वर्णन था कि जेत्र सिंह ने 1227 में भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हरा दिया। लाइन याद रखना, हमीर मदमर्दन ग्रंथ है, किसका है? जयसिंह सूरी का। क्या बताता है वो ग्रंथ? कि जेत्र सिंह ने 1227 में भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हरा दिया। राज प्रशस्ति क्या बताती है भाई अपने को? राज प्रशस्ति बताती है बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक के समस्त मेवाड़ के शासकों का वर्णन। उसके लेखक कौन है भाई राज प्रशस्ति के? राज प्रशस्ति के जो लेखक है वो है रणछोड़ भट्ट तेलंग। और तीसरा ग्रंथ आ रहा है आज के टॉपिक में, पद्मावत। कब लिखा गया भाई? ये 1540 में। किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। आगे पढ़िए। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के इतिहासकारों ने अलग अलग कारण बताए हैं। एकदम सही बात है, ये अलग अलग कारण बताए। देखो कैसे बताए, देखो कुछ इतिहासकार तो ऐसा कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ जो है वो दिल्ली से गुजरात जाने वाले मार्ग में बीच में पड़ता था। और चित्तौड़ पर जो था गुइल राजवंश का साम्राज्य, गुइल राजवंश से मिलने करने में बिकने करने में विश्वास नहीं करते थे। मतलब सीधी लड़ाई, आर पार की लड़ाई, हमारी सीमा से कोई नहीं गुजरेगा तो कोई नहीं गुजरेगा। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ जीतना जरूरी था, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गुजरात जाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ होके ही गुजरना था और इसलिए उसको चित्तौड़ जीतना जरूरी था। चित्तौड़ का सामरिक महत्व भी था, सामरिक यानी समर लड़ाई के हिसाब से भी महत्व था, व्यापारिक महत्व भी था, क्योंकि गुजरात अगर जाना है, व्यापार करना है, भारत पर अगर साम्राज्य स्थापित करना है तो चित्तौड़ राह में रोड़ा था, इसलिए वहां लड़ाई करनी है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब रणथंभौर जीत लिया गया तो अलाउद्दीन खिलजी का उत्साह बहुत बढ़ गया और जब अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि चित्तौड़ भी आसानी से जीत जाएंगे। तीसरा कारण है अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए उसको सभी समस्त राजस्थान के राजवंशों को हराने की चाह थी, इसलिए वो चित्तौड़ आया, ऐसा भी कुछ इतिहासकार मानते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार तो यहां तक मानते हैं कि रावल रतन सिंह की जो
रानी थी पद्मिनी, वो सिंगल द्वीप की यानी श्रीलंका जिसको अपन कहते हैं सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी वो रावल रतन सिंह की पत्नी थी महारानी पद्मिनी, जिसको पद्मावती भी कहते हैं अपन। वो इतनी अति सुंदर थी कि जो वो एक राघव चेतन नाम का कोई जो तांत्रिक था, उसने उसके अनबन हो गई अलाउद्दीन खिलजी से लेकर, तो उसने इससे रतन सिंह को लेकर अनबन हो गई, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गया और राघव चेतन ने जाकर वहां बुढ़ा चढ़ाकर बोला अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को तो राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को वहां बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया कि रानी पद्मिनी ऐसी है, अगर वो पानी पीती है तो उसके गले से पानी दिखता है, ऐसा भी मानते हैं इतिहासकार। तो अलाउद्दीन को बहुत उत्कंठा हुई, अलाउद्दीन को कहा कि मुझे तो वही रानी चाहिए, और वो सीधे कुछ उन्होंने आइडिया नहीं लगाया और चित्तौड़ के ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर दी 1303 में, ऐसा मानते हैं। अब आगे देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा रानी पद्मिनी को प्राप्त करने को ही चित्तौड़ आक्रमण का प्रमुख कारण मानते हैं। यानी उन इतिहासकारों में जो महत्वपूर्ण इतिहासकार थे डॉक्टर दशरथ शर्मा, वो तो साफ मानते कि हाँ अलाउद्दीन खिलजी का और कोई उद्देश्य नहीं था चित्तौड़ आने का, और प्रमुख रूप से जो उद्देश्य था वो उद्देश्य यही था कि वो रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। अब डॉक्टर दशरथ शर्मा का नाम आते ही आपको कुछ पता चला होगा, देखो जरा सोच के बताइए, दशरथ शर्मा के बारे में कुछ याद आया? सोचो, दशरथ शर्मा, सोचो सोचो, याद आया? यानी दशरथ शर्मा वही डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताई थी। भूलो मत भाई, ऐसे भूलने से काम नहीं चलेगा। कालीबंगा सभ्यता की सिंधु सभ्यता की दो राजधानियां, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, और तीसरी थी कालीबंगा। ऐसा कौन मानते थे? दशरथ शर्मा। और वही दशरथ शर्मा आज इस राजवंश में क्या मान रहे हैं कि दशरथ शर्मा का मत है कि अलाउद्दीन खिलजी हर हाल में रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहते थे, और इसलिए ही वो चित्तौड़ आए और उन्होंने महाराणा रावल रतन सिंह से युद्ध किया। प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो स्वयं अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में उपस्थित था। याद रखना, इससे पहले अभी अबुल फजल पढ़ के आए हैं अपन। अबुल फजल ने क्या कहा बताओ जरा, याद करो, अभी भूल गए आप लोग। अरे नहीं, अबुल फजल ने कहा है कि गुआदित्य ईरान से संबंधित था, और वही अबुल फजल कौन, जो अकबर की सेना में था, उसका दरबारी था, अकबर के साथ था। इसी प्रकार यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा इतिहासकार था? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो स्वयं ने युद्ध में भी भाग लिया, और अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम रखना खजाइन उल फुतूह। तो आज अपन ने कितने ग्रंथ पढ़ लिए? 4 ग्रंथ पढ़ लिए राजवंश के साथ साथ। एक रणछोड़ बट तेलंग की राज प्रशस्ति पढ़ ली, इसके अलावा एक जयसिंह सूरी की हमीर मद मर्दन पढ़ ली, इसके अलावा एक मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत 1540 पढ़ लिया, और एक अपन ने पढ़ लिया अमीर खुसरो का खजाइन उल फुतूह। ये याद रखना, चारों ग्रंथ। और चारों ग्रंथ क्या बताते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ पद्मावत 1540 बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इसके अलावा
हमीर मदमर्दन जो है किसका ग्रंथ? जयसिंह सूरी का। क्या बताता है कि जेतर सिंह ने 1227 में भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हरा दिया। और राज प्रशस्ति क्या बताती है कि बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक के समस्त मेवाड़ के शासकों का इतिहास बताती है। और खुसरो की जो पुस्तक है ग्रंथ खजाइन उल फुतह, पहले तो इसका नाम ही अच्छे से याद रखना आप, खजाइन उल फुतह। और ये क्या बताती है? ये भी अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन करती है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो है साथ में शुम अमीर खुसरो रहते थे। चलिए आगे बढ़िए। देखिएगा, रावल रतन सिंह तथा उसके सेनापति गौरा बादल। अब आता हूं मैं असली कहानी पे। जब रणथंबोर जीत के आया अलाउद्दीन खिलजी, रणथंबोर कैसे जीता ये आपको पता चली गया कि रणथंबोर के सेना नायकों को उसने अपनी ओर मिला लिया था और आसानी से युद्ध जीत गया था। वहां भी जो है हमीर सिंह चौहान था जो कई युद्ध जीत चुका था, लेकिन हमीर चौहान जो है उससे हमीर देव जो उससे हार गया, रंग देवी को जोर करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी उसी नशे में था कि रणथंबोर में जिस प्रकार से मैंने योजना बनाई थी वो योजना मेवाड़ में काम कर जाएगी, और यही सोचकर वो मेवाड़ आ गया था। उसको नहीं पता था मेवाड़ में क्या स्थिति है। जो ही वो मेवाड़ में आया उसने चित्तौड़ दुर्ग के सामने घेरा डाल दिया, घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को, दुर्ग में गेट बंद हो गए। जब बात बनी नहीं रही थी, किसी भी कीमत पर कुछ हो नहीं रहा था, तो संधि प्रस्ताव भेजा अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह के पास कि महाराज मैं युद्ध नहीं करना चाहता आपसे और मैं आपसे संधि करना चाहता हूं, बैठ के बात करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी को महल में बुला लिया गया। महल में जब अलाउद्दीन खिलजी चले गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ठीक है रावल रतन सिंह जी, मैं घेरा उठा लूंगा और चित्तौड़ छोड़कर मैं वापस दिल्ली की तरफ लौट रहा हूं, लेकिन मेरा अंतिम जो है हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि मुझे एक बार आप कैसे भी करके पद्मिनी का मुख दिखा दीजिएगा। तो रावल रतन सिंह जी ने मना कर दिया, भाई माफ कीजिएगा सुल्तान महोदय कि हमारे राजपूतों में हम महिलाओं के रानियों का चेहरा जो हम नहीं दिखाते हैं, रानियां महल में ही रहती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि कुछ तो तरीका होगा जिससे मैं रानी पद्मिनी को देख सकूं, ताकि जो तांत्रिक राघव चेतन ने कहा क्या वास्तव में इतनी ही सुंदर है रानी पद्मिनी, दशरथ शर्मा भी इस बात को मानते थे। तो फिर उस बात का हल निकाला गया कि जहां महल में रानी जो पद्मिनी खड़ी रहेगी उसकी परछाई एक दर्पण में दिखाई जाएगी, और अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया कि आप इस दर्पण में महारानी का मुख देख सकते हो, सामने महारानी आपको कभी नहीं दिखाई जाएगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस बात को मान लिया। जब दर्पण में महारानी पद्मिनी का चेहरा दिखाया गया तो अलाउद्दीन खिलजी के होश उड़ गए। उसको अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के होश उड़ गए। अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि वास्तव में कोई महारानी इतनी भी सुंदर हो सकती है क्या। उन महारानी पद्मिनी को प्राप्त करने की उत्कंठा उनकी ओर बढ़ गई, और जब वो रावल रतन सिंह जी उनको महल के बाहर छोड़ने गए तो धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को गिरफ्तार करवा लिया। जब महल में इस बात की चर्चा हुई, पता चला कि रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया गया है अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे में लेकर, तो जो रानी पद्मिनी है उनके भतीजे वो थे सेनापति गोरा और बादल, तो उनको बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि महारानी जी आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, हमारे होते हुए कोई रावल रतन सिंह का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और उन्होंने कितनी खूबसूरत योजना बनाई। उन्होंने प्रस्ताव भेजा अलाउद्दीन खिलजी को कि आप रावल रतन सिंह को छोड़ दीजिएगा, हम महल से
दासियां सहित महारानी को आपके जो पड़ाव जहां आप डाले हुए, आपके डेरे जहां हैं, उन डेरों में हम दासियों सहित महारानी को पहुंचा रहे हैं, आप रावल रतन सिंह को छोड़ दीजिएगा। बहुत खुश हुआ अलाउद्दीन खिलजी और मन ही मन वो ऐसे मुस्काया कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मेवाड़ में ऐसे भी कायर लोग रहते हैं। मुझे तो ऐसा सुना गया था कि मेवाड़ के सूरवीर होते हैं, सीधी हार नहीं मानते। लेकिन वो मन मन बहुत खुश हुआ। लेकिन उन्होंने इधर गोरा और बादल ने पालकियां सजा ली दासियों की, महारानी की पालकियां सजा ली और उन सभी पालकियों में महिलाओं के वेश में अपनी सेना, एक पालकी में एक मुख्य सैनिक और उस पालकी को लेकर चलने वाले महिलाओं के वेश में 4 अन्य सैनिक, एक पालकी में 5 सैनिकों की व्यवस्था कर दी और महल से निकाल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के जो गुप्तचर थे, अलाउद्दीन खिलजी को जाके सूचना दे दी कि महारानी की दासियों सहित पालकियां डेरों में आ रही है, आप रावल रतन सिंह को छोड़ने की तैयारी कीजिएगा। जो ही रावल रतन सिंह को छोड़ा गया, रावल रतन सिंह जो है मेवाड़ खेमे में पहुंचे। उन सारी महिलाओं ने अपना वेश चेंज करके मुगल क्या, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर ऐसे टूट पड़े वो। उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रलय की तरह लड़ाई लड़ी और गोरा बादल और रावल रतन सिंह जो है वीर गति को प्राप्त हुए। जब वीर गति को प्राप्त हुए तो महल में ये सूचना पहुंच गई थी कि रावल रतन सिंह और गोरा और बादल काम में आ गए। पहले यही शब्द काम में लिया जाता था, काम में आना यानी युद्ध में वीर गति को प्राप्त करना। तो वही महारानी जो पद्मिनी है, उसने अपनी 1600 दासियों महिलाओं के साथ जोर कर लिया। आगे देखिएगा, युद्ध वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीतकर अपने पुत्र खिजर खां को प्रशासक नियुक्त किया। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीत लिया और जाते समय अपने पुत्र को सौंप दिया खिजर खां को, भाई ये चित्तौड़ जो है इसके ऊपर तू शासन करना, इसकी देखभाल तू करेगा। और उसने इसका नाम भी बदल दिया और उसका नाम बदल के रख दिया खिजराबाद। यहां भी आप गांठ बांध लीजिएगा, खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रखा अलाउद्दीन खिलजी ने? खिजराबाद रखा। इसका प्रशासक किसे नियुक्त किया? खिजर खां को। खिजर खां कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र। कब? 1303 में। किसके युद्ध हारने पर? रावल रतन सिंह के। और उसी समय जो रावल रतन सिंह है, वो रावल की उपाधि मेवाड़ की अंतिम उपाधि थी जो समाप्त हो गई। अब देखिए, ये थे 2 सूरवीर, गोरा और बादल, जिन्होंने अपने अदम्य साहस के साथ मेवाड़ में अपना नाम कमाया और महाराणा रावल रतन सिंह जी को अलाउद्दीन खिलजी की गिरफ्त से बाहर निकालकर अपने खेमे में लाया और बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया। और ये है महारानी पद्मिनी का महल। आप कभी चित्तौड़ गए हो तो आपने देखा ही होगा, नहीं गए हो तो भी महारानी जो पद्मिनी का महल था ये, और इसी महारानी इसी महल से जो है वो पद्मिनी के दर्शन करवाए गए थे दर्पण के अंदर। आज का ये जो टॉपिक था अपना, यही समाप्त होता है मित्रों। अभी गोयल वंश चल रहा है, अगले टॉपिक, और जब तक ये राजवंश में अपना खत्म नहीं होता, लगातार चलेगा। लेकिन आप इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सको, आप इसको अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, इसमें सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको और बेहतरीन जो है वीडियो में आपको ला सकूं। इसकी एक एक लाइन क्लास की जो है आपके आने वाले एग्जाम से संबंधित बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप सबका भविष्य उज्जवल हो और आप ऐसे ही आगे पढ़ते हुए जो है आगे प्रतियोगी परीक्षाएं पास करते रहे। जय हिंद।